गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। तो कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। ये बात आपको तब पता चलेगा जब आप इस क्लास को देख लोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका वन शॉट सीरीज है, यानी कहने का सेंस है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन को हम खत्म करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा सर कि आपको पॉलिटेक्निक में प्रकाश जो चैप्टर है, लाइट जो चैप्टर है, वो आपको 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह समझना कि जिसका आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको पॉलिटेक्निक में एक चैप्टर बना हुआ है जिसका नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। और ये ऐसे चैप्टर है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हमको इसी में पढ़ना रहता है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालना रहता है, वो सब कुछ हमको इसी में पढ़ना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम सबसे ज्यादा करवाएंगे। यानी कहने का सेंस है कि इस क्लास को पूरा देख लेना, इसके बाद अपने दिल पे हाथ रख करके पूछना अपने दिल से कि सच में इतना से बाहर का एग्जाम पूछ सकता है, तो कभी नहीं पूछेगा सर। क्योंकि हम आपको ऐसे ऐसे थ्योरी भी हम आपको बताने वाले हैं जो शायद अब तक आपको नहीं पता होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, सच में ये क्लास की क्वालिटी को देखोगे ना तब आपको पता चलेगा सर। तो आप हमारे साथ डेली जुड़िए, सुबह को 10 बजे हम आपकी सपना को साकार करेंगे। और एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मिशन 475, मतलब मिशन UR1, ठीक है। सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि हम तो एक ही चीज कहेंगे सर, इस क्लास को एकदम शुरू करने से पहले सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार मिशन UR1, क्योंकि मेरा मिशन है अब की बार रैंक 1, क्योंकि इस बार इसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है सर, और सबको रिकॉर्ड तोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सपना पूरा करेगा ना सर, वो आप ही सब में है सपना, ठीक है। क्योंकि जो आपकी आंखों में सपना है ना मेरे दोस्त, वो भी मेरी आंखों में भी सपना है। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो हम भी सफल टीचर बन जाएंगे सर, ठीक है। तो चलो सर आज की क्लास को आगाज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आपका ये फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि आज हमारा वन शॉट सीरीज है। और हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हमने ये तीनों का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट में जाना तो बहुत सारे क्लासेस वन शॉट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे महामैराथन मिल जाएगा। तो वो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाना, डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक पे क्लिक करके सारे का सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं, ठीक है सर। अब ये समझना है क्या कि सीधे दिल में जाएगा, 101% गारंटी। आज की क्लास आपके सीधे दिल में जाएगा, दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन आपके दिल तक हम पूरा का पूरा को भेजेंगे सर, ठीक है। आपको पढ़ाएगा कौन? तो आपको ये हीरो पढ़ाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमने बहुत ज्यादा लेकर के आया है, लेकिन सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे थ्योरी, ठीक है। इसका नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। इसका नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, ठीक है। और जब जब हम कहेंगे लिखने के लिए तबे तबे लिखिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, आइएगा। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि प्रकाश क्या होती है, लाइट क्या होती है। तो आप कहोगे कि प्रकाश के ही माध्यम से दुनिया में किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है, ये एकदम सटीक डिफिनेशन है, कहीं इस डिफिनेशन में कहीं छेड़छाड़ नहीं है, इस डिफिनेशन में कहीं पे कोई दो राय नहीं है सर, एकदम फिट डिफिनेशन है। एकदम प्रकाश के ही माध्यम से हम दुनिया में किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वो माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। और प्रकाश के ही माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो हमने बोला है क्या प्रकाश क्या है, तो थोड़ा सा हमने अपना परिभाषा भी रख दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हमने क्या बोला है सर कि प्रकाश क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वो हमारा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। हमने क्या कहा है सर कि प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कहता है क्या कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है
जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, क्या है सर? सहायता करती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा गया सर, ये नहीं टाइपिंग किया है। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है या फिर करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? हालांकि आपका एग्जाम प्रकाश का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि आपका एग्जाम प्रकाश का डिफिनेशन पूछेगा, नहीं मेरे दोस्त, आपका एग्जाम प्रकाश का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन प्रकाश के डिफिनेशन से रिलेटेड जो चीजें होते हैं वो आपका एग्जाम पूछता है। क्योंकि फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स को समझना है तो सबसे पहले फिजिक्स का बेसिक पोर्शन को समझ लो, तभी आप फिजिक्स को समझ पाओगे सर। क्योंकि ये इतिहास नहीं है मेरे दोस्त कि रट लेंगे काम चल जाएगा, अकबर के बाबर के बाबा का परदादा का नाम रट लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, ये फिजिक्स है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, हमें क्या बोला? अच्छा, एक चीज और समझना कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब बोलेगा कि प्रकाश किस तरह चलती है, ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश जो होती है वो किस तरह चलती है। ये पॉलिटेक्निक है, जो तुम नहीं सोच पाओगे वही सवाल आपसे पूछेगा आपका एग्जाम। ठीक है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, हमने यही बोला सर, क्या बोला है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। हमने 2 नंबर में क्या बोला है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तुम कहोगे सर कि प्रकाश टेढ़ी रेखा में भी गमन करती है। गुरुजी, हमने ये चीज को फील किया है, इट इज रॉन्ग। प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा में गमन कर ही नहीं सकती है सर। अब तुम कहोगे सर कि हम कैसे पता करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? तो सबसे पहले मान लो ना, मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला, मैं बताता हूं। ठीक है, सपोज डेट मानो मेरे दोस्त क्या कि ये मेरे पास पेपर है। ठीक है, हमने इसको फोल्ड कर दिया, कहोगे हाँ गुरुजी फोल्ड कर दिया। अब यहां पे मान लो क्या सर कि यहां पे कोई मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, अब मोमबत्ती जल रही है इसका मतलब प्रकाश है। जब हम ऐसे देख रहे हैं ना, पेपर से इस मोमबत्ती को देख रहे हैं तो ये मोमबत्ती दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जल रहा है और इसमें भी रोशनी आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद अब हम ऐसे इसको देख रहे हैं तो क्या हमें अब ये दिखाई देगा लाइट? अब ये लाइट हमको दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश जो होती है वो किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, आइएगा, तो आपसे क्या पूछेगा कि प्रकाश कैसे किस रूप में चलती है? तो चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि प्रकाश किस रूप में चलती है? तो चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह भी पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमने क्या बोला है सर कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमने क्या बोला है सर? ये भी इतना आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा कि प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, वो क्लास 10th का क्वेश्चन है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना, आप वर्तनांक निकालोगे ना, तो यहां पे इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट पुट करने को आएगा। और जब तक तुम निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं जानोगे कि क्या होता है, तब तक कैसे न्यूमेरिकल बनेगा? नहीं बनेगा सर। ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक बार जरा मेरे साथ आना और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बोलना। हमने क्या कहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हमने क्या कहा है कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है या फिर मदद करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश किस रूप में चलती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलती है। फिर हमने क्या कहा है सर? हमने कहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है और जल में प्रकाश की चाल इतना होता है। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर अगला की तरफ। अब हमको इसमें पढ़ना है कि प्रादीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, एक होता है प्रादीप्त वस्तुएं। हमने क्या बोला है सर? एक होता है प्रादीप्त वस्तुएं और एक होता है आदीप्त वस्तुएं। अब कहोगे सर कि प्रादीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं में क्या फर्क है? व्हाट डू मीन बाय प्रादीप्त वस्तु और आदीप्त वस्तु?
हमने क्या कहा है कि एक हमारा होती है प्रादीप्त वस्तु, एक होती है आदीप्त वस्तु। देखो सर, प्रादीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि प्रादीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होगी जो अंधेरे में क्या करती है, दिखाई देती है, और आदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो अंधेरे में दिखाई नहीं देती है। जैसे सपोज डेट मान लो मेरे भाई कि जलता हुआ कोयला, अगर जलता कोयला नहीं मेरे दोस्त, जलता हुआ कोयला। अब सोचो मेरे दोस्त, सोचो मेरे भाई, सोचो ना रे कि जलता हुआ कोयला जो रहेगा वो अंधेरा में दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो देवे नु करेगा। जलता हुआ मोमबत्ती, अगर आपसे पूछेगा कि मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती जो है वो आदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन जलता हुआ मोमबत्ती हमारा प्रादीप्त वस्तुएं हो जाएगी। हमने क्या कहा कि प्रादीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, तो जो अंधेरे में दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, प्रादीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो क्या मोमबत्ती अंधेरा में दिखाई देता है, नहीं, मोमबत्ती को जला दोगे ना तब वो अंधेरे में दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछेगा, यही तो फंसाता है एग्जाम, आपको ऐसा ही फंसाएगा कि कोयला किस 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 प्रकार की वस्तु है, तो कोयला हमारा आदीप्त वस्तु है। कैसा है, आदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन जलता हुआ कोयला हमारा प्रादीप्त वस्तुएं हो जाती है, क्योंकि जलता हुआ कोयला हमें दिखाई देती है अंधेरे में। ठीक है, तो हमने क्या कहा है सर, मेरी बातों पे जरा आइएगा, ये एग्जाम आपका पूछता है सर। ठीक है, कहता है प्रादीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रादीप्त वस्तुएं कहती है। बड़ा टाइपिंग में अशुद्ध लिखा है मेरे भाई। हमने क्या लिखा है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे को क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज हमारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, रात में तारे दिखाई देगा ना जी, हाँ, तो तारे हमारा क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं हैं। जलता हुआ कोयला क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि जलता हुआ कोयला अंधेरे में भी दिखाई देता है सर। ठीक है, तो इतना ही से समझ लेना कि जो अंधेरा में दिखाई देगा ओकरा कहेंगे प्रादीप्त, और जो अंधेरा में दिखाई नहीं देगा ओकरा कहेंगे आदीप्त। बात फिट, दिल तक गेलो कि नहीं गेलो, गेलो ने जी, हाँ। तो हमने क्या कहा है सर कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब का सब क्या है, प्रादीप्त वस्तुएं हैं। अब मेरी बातों को समझना, अदीप्त वस्तुएं कहता जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती है उसी को क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे मेज, मेज, कुर्सी, बेड, किताब, घड़ी, मोबाइल, बैटरी, फोटो, इंसान, इंसाने को छोड़ देंगे अंधेरे रूम में अंधेरा रूम में सुता दो एकागो आदमी को, ठीक है, पता चलेगा कि कोई सोया हुआ भी है रे। तो हमने क्या बोला है सर कि वैसे वस्तुएं, हालांकि इंसान वस्तु नहीं है, इंसान हमारा सजीव प्राणी है, इसलिए मैंने मजाक से बोल दिया। ऐसा मत समझना कि मास्टरबा को तो बुझे भी नहीं किया कि प्रादीप्त वस्तु और आदीप्त वस्तु क्या होता है, क्योंकि तुम लोग कोई वो कमेंट करते देरी नहीं लगेगा सर। हमको पता है ना कि तुम क्या चाहते हो, भलो उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा ज़्यादा है रे भाई। भले 2 ही 3 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन अच्छे अच्छे को हवा ढील कर देंगे। मैंने ये नहीं कहता हूँ सबसे बढ़िया मैं हूँ, ऐसा मत समझना मेरे भाई, माफ़ कर देना, ठीक है, मैंने मजाक मजाक में बोल दिया। बट ये कमेंट कर देना कि प्रादीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रादीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं आपको समझ में आया कि नहीं आया है। हमने क्या बोला कि प्रादीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होगी जो अंधेरे में भी दिखाई देगी, और आदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होगी जो अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। जैसे मेज, कुर्सी, ये सब अंधेरा में दिखाई नहीं देगा, तो ये सब हमारा क्या होगा, आदीप्त वस्तुएं होगा। ठीक है सर। अब आइएगा सर कि किरणों का प्रकार, किरण कितने प्रकार के होते हैं सर। ठीक है, हमने क्या बोला, किरणों का प्रकार, किरण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सबसे पहला किरण होता है अपसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण किसे कहते हैं, हमने क्या बोला कि अपसारी किरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इधर समझा देना चाहता हूं। ठीक है, इधर आ जाइएगा सर। हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने आपको क्या बोला है, अपसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको समझना है अपसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण, अपसारी किरण किसे कहते हैं, अपसारी किरण। ठीक है, अपसारी किरण क्या होता है। ठीक है, अपसारी किरण क्या होता है, अपसारी किरण क्या होता है, अपसारी किरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है सर
अब देखो जैसे बोलेगा अपसारी किरण, तो अपसारी किरण कहेंगे किसको? देखो सर, सपोजिट मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। हाँ, सपोजिट मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। हाँ, अच्छा मेरी बातों को ऐसे समझना, अपसारी किरण किसे कहते हैं? कोचिंग जाते हो ना क्लास करने गए, अब क्लास में छुट्टी हो गया, अच्छा क्लास करने गए तो एक ही क्लास में हम सब बैठे हुए हैं, और हम लोग क्लास से हम लोग का जैसा ही छुट्टी होता है तो सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर, हम सबका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? क्लास। और हम लोग क्लास से निकलते हैं तो सब अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाते हैं, कोई ककरो घर इधर तो ककरो घर उधर तो ककरो घर इधर, कितना लोग किसी के चक्कर में भी पीछे पीछे चल जाता है, होता है ना सर। तो अब देखो हम लोग रहते हैं एक ही पॉइंट पे, हम लोग पढ़ते हैं एक ही जगह, लेकिन जैसा ही छुट्टी होता है तो अलग अलग दिशा में क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं। तो हमने क्या बोला है कि एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में, एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है। एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में, एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं? अपसारी किरणों कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं मेरे दोस्त? तो अपसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम यही समझाना चाह रहे थे कि अपसारी किरण किसे कहेंगे। तो सपोजिट मान लो कि हमारा क्या है, ये है भाई, देखो ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। यहां से वो मान लो इधर गया, फिर एक इधर गया, फिर एक इधर गया, फिर एक इधर गया। अब देखो सर, मेरे पास कितने किरण है? तो मेरे पास 5 किरण है। ये मेरे पास कितने किरण है? 5 किरण है। अब ये समझना, ये एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, 4 गो है, ठीक है। अब देखो सबका सब एक ही जगह से निकला कि अलग अलग जगह से निकला? सबका सब एक ही पॉइंट से निकला। तो एक ही पॉइंट से निकला, लेकिन सब अपने अपने दिशा में क्या हो गया? बट गया। उसी को क्या कहेंगे? अपसारी किरण कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, अपसारी किरण किसे कहते हैं? तो एक ही पॉइंट से निकलने वाली किरण, 2 या 2 से अधिक निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। हमने क्या बोला है कि एक ही बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरण, 2 या 2 से अधिक निकलने वाले किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं, ठीक है। अभिसारी किरण किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण कौन होगा? सपोजिट मान लो सर कि यहां पे है हमारा, ठीक है। नहीं, यहां क्या है, मतलब अब देखो सर, अब यहां अंतर क्या होगा? अब देखो क्लास से छुट्टी हुआ तो अपसारी बन गए। अब क्लास जाने लगे सब मिल करके, तो क्लास जब जाते हैं तो सब बच्चे अपना अपना घर से आता है तो सबका दिशा अलग अलग होता है। तो 2 या 2 से अधिक किरण एक ही जगह पे मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। हमने क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक किरण, 2 या 2 से अधिक किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। हमने क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक किरण एक ही बिंदु से निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरणें कहते हैं। अपसारी अभिसारी में कोई दिक्कत नहीं ना है। अपसारी किरण किसे कहते हैं? तो आप बता दोगे ना कि एक ही पॉइंट से 2 या 2 से अधिक किरण निकलती हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक किरण एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट कर लेना। अब देखो किरण का प्रकार, तो किरण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है समांतर किरण। समांतर किरण किसे कहते हैं? तब मेरी बातों को समझना सर, वैसा किरण जो कभी मिलता ही नहीं है एक दूसरे को, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? समांतर किरण कहते हैं। देखो सर, ये क्या हो गया हमारा? समांतर किरण हो गया, मतलब वैसे किरण जो कभी एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, उसी को क्या कहेंगे सर? समांतर किरण कहेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। हमने क्या बोला है, किरण का प्रकार। किरण कितने प्रकार का होता है? तो किरण जो है ना सर, वो हमारा कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है? अपसारी किरणें। अपसारी किरणें किसे कहते हैं? तो वैसे किरण, मतलब 2 या 2 से अधिक किरण एक बिंदु से निकलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। अभिसारी किरण किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक किरण एक बिंदु पर मिलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं, ठीक है। समांतर किरण किसे कहते हैं? तो वैसा किरण जो कभी मिलता ही नहीं है, मतलब एक दूसरे को कभी मिलेगा ही नहीं, उसी को क्या कहेंगे? समांतर किरण कहेंगे, ठीक है। अब आइएगा सर कि प्रकाश का परिकिरणन। अब ये प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे मजेदार पॉइंट है सर, ठीक है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा, पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट होता जाएगा। इस टॉपिक को मार देना डबल स्टार।
हाँ, डबल स्टार मार देना सर, क्योंकि ये टॉपिक डबल स्टार वाला है। ठीक है, हाँ, हमने क्या बोला है सर? हमने कहा है क्या, मेरी बातों को समझिएगा, कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन होता क्या है, प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन होता क्या है? तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणें से टकराकर सभी दिशाएं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। हमने क्या कहा है सर? प्रकाश के परिकिरणन को समझना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या कहा है कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? तो कहता है जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणे से टकराकर सभी दिशाएं में फैल जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। अब मेरी बातों को सुनो ऐसे, हमने क्या बोला है रे कि प्रकाश का परिकिरणन केकरा कहै छे? तो प्रकाश का परिकिरणन वो होता है, तो कहता है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरणें कहां प्रवेश करती है? तो वायुमंडल में, और अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। एकदम ठेठ लैंग्वेज में, एकदम दिल तक पहुंचने वाले लैंग्वेज में, जरा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो ये शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और वो हर दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा, इस क्लास को पहुंचाना होगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपके वजह से कई घरों में रोशनी आएगी। क्योंकि सर ये मध्य फैमिली वाले को सपने होते हैं, गरीब घर में सपना होता है कि शायद मेरा बेटा भी इंजीनियर बन जाए। तो सर आप इस सपना को पूरा करो, और आपके साथ मैं दूंगा, ये मेरा वादा है सर। खून की कतरा बहा दूंगा आपकी सफलता के लिए, आपकी आंखों में खुशियों को आंसू लाने के लिए मेरे दोस्त मैं खुद को बेच दूंगा, खुद को नीलाम कर दूंगा, खुद को, अपने आप को झोंक दूंगा आग में मेरे दोस्त। ठीक है, बट आपको सफल बनना होगा, आपकी सफलता में हमारी कुछ योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं करना चाहता हूं सर। ठीक है, आ जाओ। हमने क्या कहा है सर कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरणें कहां प्रवेश करती है? तो प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। आप बउआ वाला क्लास में नहीं है, आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इसलिए उतना इजी चीजों को हम ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा नोट देते जाना। नोट नंबर 1, प्रकाश के परिकिरणन का पहला नोट देते जाना। ठीक है, नोट मतलब पैसा मत देते जाना हमको। नोट नंबर 1 लिखना। हमने क्या कहा है सर कि लाल रंग का प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। क्यों? लाल रंग सबसे कम विचलन करता है, इसीलिए इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। अरे भाई रे भाई, ऐसे सुनो ना रे भाई, देखो मोहतरमा सुनो जरा। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि ये हमारा क्या है? तो ये हमारा प्रिज्म है सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा। यहां से हमारा क्या जाता है? तो ये हमारा यहां से श्वेत प्रकाश जाता है। अरे फिजिक्स को तो मचोड़ के खा जाएंगे, टेंशन काहे को लेता है? देखो सर, अब क्या होता है कि यहाँ पे 7 वो कलर में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब आप मेरी बातों को समझिएगा। सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है वो लाल होता है। ठीक है, और सबसे नीचे जो सबसे अधिक मात्रा में जो विचलित करता है वो हमारा क्या होता है? बैगनी होता है। अब मेरी बातों को समझिएगा। जिसका विचलन कम, प्रकाश की परिकिरणन कम। हाँ, जिसका विचलन कम, प्रकाश की परिकिरणन कम। जिसका विचलन ज्यादा, प्रकाश का परिकिरणन ज्यादा। हमने क्या कहा है सर कि देखो हमारा श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में जाता है ना, तो प्रिज्म के आगे एक स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है, जो सबसे कम विचलित करता है, वो हमारा लाल है, और सबसे अधिक विचलित करने वाला कलर हमारा क्या है? बैगनी है। इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो विचलन नहीं करता, एकदम आपको दूरिये से दिखाई देगा। रेड कलर जल रहा लो, खतरा के निशान हो ना, कहता है जब तुम रेड कलर में आती हो ना, तो तुम एम्बुलेंस नजर आती हो।
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ आई मीन्स कहता है, मेरे को ऐसा पता नहीं है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी, तो जो विचलन कम उसका परिकिरण सबसे कम, ठीक है, हमने यही बोला है सर। हमने कहा है कि लाल रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, मतलब लाल रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो इस बात को नोट कर लेना सर, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। आइएगा नोट नंबर 2 में आइएगा सर, ठीक है। फिर हमने क्या बोला है, हमने कहा है क्या मेरे दोस्त कि बैगनी तथा नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेला रे भाई लेला, देखो हमने आपको पहले ही बोला था कि आपका एग्जाम में प्रकाश की परिकिरण का परिभाषा नहीं पूछेगा। टीचर तो यही समझ नहीं पाता है कि आखिरकार एग्जाम पूछता क्या है और हम पढ़ा क्या रहे हैं। प्रकाश की परिकिरण का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि प्रकाश की परिकिरण किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा रे भाई। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की परिकिरण से रिलेटेड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा। हाँ देखो सर, पता है आपको ये बात पता होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में प्रकाश का परिकिरण नहीं देगा तो क्या देगा, तो बैगनी और नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होने के कारण। समझा कि नहीं समझा, समझा नो कि नहीं समझा, नहीं समझा तो फिर से समझाते हैं, सुनो मेरी बातों को। हमने कहा है सर कि बैगनी तथा नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होने के कारण, मतलब बैगनी और नीले सबसे अधिक विचलित करने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना कि बैगनी तथा नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो आकाश, तुम जैसे आकाश नहीं, वो आकाश, ऊपर वाला आकाश, आकाश नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। इसको नोट कर लो, ठीक है। हमने क्या बोला है कि आकाश नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। अब आइएगा सर अगले नोट में, हमने कहा है कि प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अब यह भी पूछेगा कि सूर्य का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, मतलब कहने का सेंस है कि सुबह में जब सूर्य आते हैं तो लाल होते हैं, अब जब शाम में सूर्य भगवान डूबते हैं तो भी लाल होते हैं। ए भाई सुना ना, हमने क्या कहा है कि जब सुबह में सूर्य भगवान आते हैं तो लाल कलर में आते हैं, और शाम में जब सूर्य भगवान डूबते हैं तो लाल कलर में डूबते हैं। ये किसके कारण होते हैं, तो ये भगवान किसके कारण ऐसे होते हैं, तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा है सर, हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि प्रकाश का परिकिरण के कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण के ही कारण आकाश का रंग नीला होता है, और प्रकाश के परिकिरण के ही कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा होता है, लाल होता है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ सर, तभी तो कहता है कि तुम हमेशा हमसे पूछती थी ना, कहता है कि तुम हमेशा हमसे पूछती थी ना कि तुम में और हम में क्या फर्क है। तुम अमीर लोगों से दोस्ती करना चाहती हो और हम अपने दोस्त को अमीर बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यही तो फर्क है सर। आइएगा जरा इधर, कभी कभी बीच में कुछ कुछ बोल देते हैं सर, माफ़ करिएगा। हमने क्या कहा सर, मेरी बातों को समझिएगा जरा। हमने कहा कि आकाश का परिकिरण के कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब जरा आगे बढ़िएगा सर, अगला हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ये क्लास 10th का टॉपिक है जो शायद हम जिसको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसे मेरी बातों को समझना सर। देखो, मान लो कि ये समतल सतह है, ठीक है। ये मान लो क्या है, समतल सतह है, ठीक है। और ये समतल सतह का ये हमारा क्या है, अभिलंब है।
अभिलंब को हम लोग एन से लिखते हैं, ठीक है। और यहां से कोई किरण आती है, जिस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और इधर से जब कोई किरण आ रही है तो इसको चला जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के इस समतल सतह पे पड़ने के बाद इस प्रकार से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब ये प्रकाश आती है तो इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इसको यहाँ आई, फिर यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन उधर ना जाकर के उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। अब देखो, ऊपर वाले माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम और नीचे वाले को कहते हैं विरल माध्यम। ये कहां पढ़ना रहता है, तो ये पढ़ना रहता है प्रकाश का अपवर्तन में। कहां पढ़ना रहता है मेरे दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन में, सघन माध्यम और विरल माध्यम। वो प्रकाश के अपवर्तन में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बट ये प्रकाश की परावर्तन है तो उसमें ये चर्चा नहीं होती है। प्रकाश के अपवर्तन में किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, यहाँ पे किरण ऊपर में ही रह जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, इसीलिए इसमें सघन और विरल की कोई चर्चा नहीं की गई है। हवा और ग्लास की कोई चर्चा नहीं की गई है, हवा और पानी की कोई चर्चा नहीं की गई है, हवा और मतलब खोखले और भारी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को नहीं लिया गया, ठीक है। हमने क्या कहा है, हमने कहा है सर कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं अपने भाषा में समझा देता हूं कि प्रकाश की परावर्तन का कितने नियम है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर लाओ, ठीक है। इसको इधर लाने के बाद थोड़ा सा ऐसे आओ, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा निचोड़ पढ़ाऊंगा ना, तो संदीप कुमार पढ़े भी न करी, ठीक है रे। पढ़े तो मास्टर तो थोड़ा टहे भी पढ़े तो, ना पढ़े तो मास्टर ना पढ़े तो, ठीक है। आइएगा सर, माफ़ करिएगा मेरे दोस्त, कभी कभी मजाक मजाक में बोल देता हूँ, बट बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं मजाक यहाँ आदमी हूँ, ठीक है। अब आओ सर, देखो ये मानो समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, मान लो समतल सतह है, ठीक है। एकदम क्लियर से पढ़ाएंगे रे, खून में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपके दिल दिमाग तक पहुँचाएंगे पूरे का पूरे फिजिक्स को, ठीक है। ये समतल सतह है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना है क्या, कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। मेरी बातों को समझिएगा, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब मेरी बातों को समझिएगा, इधर से एक किरण आती है, ठीक है। इधर से एगो किरण आ रही है, ठीक है। आने वाली किरण, आओ, इधर से एगो किरण आ रही है, मेरी बातों को समझिएगा सर, ठीक है। अब मेरी बातों को दिल से समझिएगा, हमने क्या कहा कि इधर से एगो किरण आ रही है, ठीक है। और आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण है, ठीक है। अब समझना सर, जब आपतित किरण आती है तो समतल सतह पे पड़ने के बाद इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये आपतित किरण ऐसे ना जा करके उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट जाती है। और लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, बस इसका ड्राइंग बना लो, ठीक है। ये वाला क्या कर लो, ड्राइंग बना लो, मैटर शांत, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, ठीक है। परावर्तित किरण, प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब किसी समतल सतह पे पड़ती है, जब कोई किरण समतल सतह पे पड़ती है तो समतल सतह पे पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश की परावर्तन का कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम देखो, ये आपतित किरण है और ये हमारा क्या है, अभिलंब। अभिलंब को एन से लिखते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनाता है वो हमारा क्या बनाता है, कोण आई बनाता है। इस कोण आई को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कोण आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। और इस आर को हम लोग क्या किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की परावर्तन का दो नियम, पहला नियम क्या है कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब ये कोण आई जो है वो कोण आर का बराबर होता नहीं। कहने का सेंस है कि आपतन कोण का मान
आमदन गुण का मान बलावर्तन गुण के मान का होता है डी बलाबल होता है। आइएगा तीसरा नहीं, दूसरा रूल क्या कहता है सर कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब इस तीनों एक ही सतह पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। हमने क्या कहा सर कि प्रकाश की परावर्तन के दो नियम, पहला नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर है। दूसरा नियम क्या है तो यह आपतित किरण इस बिंदु पे है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पे है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब इसी बिंदु पे है। तो हमने यही बोला है दूसरा नियम कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा डिफिनेशन में लिख दिए हैं। हम ये समझाइए दिए थे आपको, ये समझा देते हैं कि प्रकाश की परावर्तन का दो नियम होते हैं। पहला आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हमको समझना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा क्लास है मेरे भाई, तो थोड़ा सा तो पेशेंस बना करके पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना मेरा मजबूरी है। जब तक पढ़ाएंगे ना तब तक खाएंगे कहाँ से रे। दिख रहा है सर, इतना बार यहाँ पे राउंड मारे हैं क्लास लेते लेते कि दिख रहा है तार कितना ज़्यादा लिपटा गया है सर। फिर ये कह रहा है कि हमको सुझाओ, और जब तक हमको सुझाएगा नहीं तब तक हम तुमको पढ़ाने नहीं देंगे। अरे बार बार पैर में बस जा रहा है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। आओ हमने क्या कहा सर, पानी उसमें था ही नहीं हम पिएंगे क्या। आओ हमने क्या कहा सर कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मेरी बातों को समझ रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं नहीं समझ रहा है। मेरे पास आईना भी होगा, रुको तो, नहीं है, छोड़ो आईना नहीं है। देखो सर, ये मान लो आईना का काम कर रहा है सर, ये मेरा आईना है, ठीक है, आईना मानो ना रे, आईना है, ठीक है। अब हम अपना फेस इसमें देख रहे हैं, अब पकड़ेंगे ये वाला काना ना तो लगेगा कि हम ही काना पकड़ रहे हैं सच बताना। तो यही मेरा फेस का जो इसमें प्रतिबिंब बना रहा है, जो मेरा इमेज बना रहा है, क्योंकि मेरा फेस इसमें दिखाई देने का क्या कारण है कि मेरा फेस का इसमें प्रतिबिंब बना रहा है, तभी इसमें मेरा फेस दिखाई दे रहा है, वरना नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो प्रतिबिंब इसी को कहते हैं। तो ये क्लास 10th में पढ़ने का था, इसका हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई इज्जत यहाँ पे है ही नहीं है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव रूप में मिलती है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ये भी नोट कर लो, यहाँ पे एक और नोट करो कि वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। एक और नोट करो कि वास्तविक प्रतिबिंब नोट करो ना रे ये सब देखो, नहीं नोट करेगा दिमाग खराब हो जाएगा सर। हमने क्या बोला, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। आइए काल्पनिक प्रतिबिंब की तरफ आइएगा। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, वर्चुअल इमेज, कि जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को अभिसारी प्रतिबिंब भी कहते हैं, कभी कभी काल्पनिक को अभिसारी लिख देगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, क्लास 10th में पढ़ने को था। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, इस बात को नोट कर लेना। काल्पनिक प्रतिबिंब को, इसको नोट कर लो, जब जब तुझको देखो तो जी घबराता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना सर। आइएगा हम लोग अब आते हैं मेन पॉइंट। अब हमें पढ़ना है सबसे मेन पॉइंट, जिसका नाम है समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। समतल दर्पण से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, इसको डबल स्टार मार देना, ठीक है। ट्रिपल स्टार भी मार दो तब भी कम पड़ जाएगा सर, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ने को है ना सर, वो एकदम लाजवाब वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम बोले तो भयानक वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्लास थोड़ा सा 1.5 घंटा से अबव का क्लास हो जाएगा सर, माफ करिएगा। कहता है समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
समतल दर्पण से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य मतलब इंपॉर्टेंट चीजें। समतल दर्पण का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? कहता है क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमने क्या कहा है कि समतल दर्पण अगर मेरे सामने है, क्योंकि हम लोग घर में जो यूज करते हैं ना दर्पण का, वो समतल दर्पण होता है। हम लोग जो अपने घर में दर्पण का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तभी तो हमारा इतना छोटा सा मुंह उसमें भी छोटे दिखाई देता है। ठीक है, अब दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है ना कि वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है, और वस्तु का जो ऊंचाई होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई का क्या होता है? बराबर होता है। हमने क्या बोला है सर कि समतल दर्पण का सबसे पहला नोट पॉइंट कर लो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, तथा इसकी क्षमता जो होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। हमने क्या कहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ना सर, वो हमारा क्या होता है? अनंत होता है, लेकिन समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो हमारा क्या होता है? शून्य होता है। इस बात को नोट कर लो, बापू कॉन्सेप्ट मार करके इसको नोट करो। कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त? तो इस कॉन्सेप्ट का नाम रखो बापू कॉन्सेप्ट, जिससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे हमरा कहने के मतलब है ना रे भाई कि ये एग्जाम आपका पूछत है। हाँ, मेरा कहने का सेंस ये है। ठीक है, हमने क्या कहा है सर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा इसकी क्षमता क्या होता है? शून्य होता है। अगला, समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है। इस नोट को ट्रिपल स्टार मारो, ये वाला नोट को ट्रिपल स्टार मारो, क्योंकि जो हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना इसी पे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन रहेगा। और आपका एग्जाम में प्रत्येक साल इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन क्या करता है? एक क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है सर। ये वाला कॉन्सेप्ट पे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप नोट कर लेना सर। क्या हमने बोला है कि समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल क्या होती है? देखो सर, हमने क्या बोला है, मेरे सामने कोई दर्पण है, कहोगे हाँ मास्टर दर्पण तो है आपके सामने। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि हम अपना दर्पण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, हम किसकी ओर जा रहे हैं? दर्पण की ओर जा रहे हैं। जब हम दर्पण की ओर जा रहे हैं तो हम तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एगो हम तो ऐसे कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा प्रतिबिंब दर्पण में भी दिखाई दे रहा है 2v वेग से। अगर हम v वेग से दर्पण की ओर जा रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में 2v वेग से दिखाई देगा। किससे दिखाई? 2v वेग से। एक सेकेंड सर, थोड़ा सा कोई लग रहा है आया है, थोड़ा सा 1 सेकंड में आपका टाइम लूंगा। ठीक है, तो हम लोग थे v वेग और 2v वेग पे। ठीक है, जरा समझिएगा मेरी बातों को। हम लोग कहां पे थे? तो v और 2v वेग पे थे। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम कहना चाह रहे हैं ना, सपोज डेट मानो, और नहीं मानेगा तो हम बलजबरी मनाएंगे सर। ठीक है, हमारा लक्षण बड़ा खराब हो, हमारे अंदर लक्षण बड़ा खराब है। जब तक कोई चीज को हम तोड़ते नहीं तब तक छोड़वे नहीं करते हैं। पता नहीं हमारा में खानदानी लक्षण है सर। ठीक है, अब देखो, ये समझ लो कोई इंसान है, कहोगे मानो ना रे इंसान है कोई, और ये क्या है? दर्पण है। ये इंसान दर्पण की ओर भी वेग से जा रही है। मान लो हम इंसान है, मेरे आगे दर्पण रखा हुआ है, हम दर्पण की ओर भी वेग से जा रहे हैं, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में किस वेग से दिखाई देगा? अगर हम दर्पण में 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहे हैं दर्पण की ओर, तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण की ओर सापेक्ष गति जो होगी वो 2v वेग हो जाएगा, नहीं 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं तो मेरा जो प्रतीक होगा दर्पण में, जो मेरा प्रतीक होगा, मतलब मेरा जो वेग प्रतीक होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा से इस पॉइंट को समझ पाइएगा। ठीक है, आओ हम लोग आते हैं नोट में। ठीक है सर, हम लोग किस में आते हैं? नोट नंबर 1। हमने नोट किसी में नहीं लगाया था, लेकिन इसमें हमने नोट भी लगा दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ देगा, क्योंकि पिछले साल इस पर सवाल था। ठीक है, जब इस पर सवाल आपका एग्जाम पूछता है ना, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। सच तो ये है मेरे दोस्त कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं रहता है। आप पहले अपने सिलेबस को परखिए और अपने सिलेबस को समझिए कि हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है।
ठीक है। और आप तो सिलेबस को पढ़ते नहीं हो और डायरेक्ट एग्जामिनर को गलती दे देते हो कि एग्जामिनर हमसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है सर। एग्जामिनर आपसे मतलब जो एग्जाम लेते हैं वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये रूल है, सिलेबस से बाहर किसी भी चीज के सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछना गलत चीजें हैं, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर रह सकता है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर कहोगे कि सिलेबस से बाहर है तो ये हमारा क्या है, पॉसिबल है सर, ठीक है। हाँ भाई, तार जो है ना हमको गुजरा के मार दिया। लंबा लंबा क्लास लेते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तारे क्या होता है ना, इतना ज्यादा घूमे करते हैं ना यहाँ पे कि तार क्या होता है ना कि मतलब इधर से इधर गुजरा जाता है, ठीक है। आइएगा, हमने क्या कहा, इस नोट को जरा समझिएगा और इस पे भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। कहता है यदि समतल दर्पण को एक कोण घुमा दिया जाए, अगर समतल दर्पण को हमने एक कोण मतलब मान लो एक कोण हमने क्या किया इसको, तो एक कोण हमने घुमा दिया, ठीक है। समतल दर्पण को हमने एक कोण घुमा दिया तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा। अगर समतल दर्पण को हमने एक कोण घुमा दिया तो परावर्तित किरण, हो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा। अगर समतल दर्पण को एक कोण हमने घुमाया तो परावर्तित किरण कितना घूमेगा, तो परावर्तित किरण आपको 2a घूम जाएगा। कितना घूमेगा, 2a घूम जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा है ना, हमने कहा है क्या, जरा मेरी बातों को समझिएगा कि यदि समतल दर्पण को एक कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2a घूम जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आइएगा अगला पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट क्या है सर, अरे रुको 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 रुको, अच्छा अभी हम आगे पढ़ाएंगे सर, ठीक है। आइएगा, अगला है क्या, विसरित परावर्तन। ये सब नहीं पूछता है, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी खुरदरे मतलब ऊपर खाबड़ गड्ढा नीचा खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आइएगा मेन तथ्य पे, ठीक है। मेन तथ्य पे आइएगा, मेन क्वेश्चन पे आइएगा, मेन इंपॉर्टेंट बातें पे आइएगा सर, ट्रिपल स्टार वाला कॉन्सेप्ट पे। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या। देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब आपसे पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या, जब आपसे पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं, ठीक है। जब आपसे पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग n से लिखते हैं और n बराबर होता है 360 डिग्री, अब बट्टे में थीटा और माइनस में कितना होता है, 1 होता है। इस बात को क्या कर लो, नोट कर लो सर। हमने क्या कहा है, जब आपसे पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस कितना, 1। 360 डिग्री बटे थीटा माइनस कितना, 1। इसको नोट कर लेना सर, ठीक है। थीटा जहां पे क्या है सर, तो थीटा आपको एंगल है, एन हमारा क्या है सर, तो एन हमारा प्रतिबिंबों की संख्या है, एन हमारा क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है। बाकी सब तो आप समझिए गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक चीज और पढ़ना है, पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद हम क्वेश्चन की दुनिया में आएंगे, ठीक है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, आपसे पूछा गया कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं हाथ दिखाई पड़ता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नहीं समझा, अगर आपने सामने आईना रखना, ठीक है, तो पकड़ेगा ये वाला काना तो लगेगा कि ये काना नोच रहे हैं, सच बताते हैं। अपने सामने एक दर्पण को रखना और पकड़ना ये वाला काना तो लगेगा कि ये वाला काना पकड़े हुए हैं, ठीक है। मारना फैट इधर तो लगेगा कि ना इधर फैट मार रहे हैं, सच बताना। तो हमने यही बोला सर, तो ये किसके कारण होता है, तो पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन कहता है क्या, पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं हाथ तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं हाथ में दिखाई पड़ता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन यानी पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर। अब आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो अब आपका थ्योरी जो है सर, वो थ्योरी आपका खत्म हो गया है। अब आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे सर, ठीक है। इतना से बाहर थ्योरी नहीं आएगा और जो जो जरिए थ्योरी है
क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपको हम क्वेश्चन में भी हम करवाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। सबसे हल्का सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। सच में आपकी आंखों में सपना है? सच में आप चाहते हो कि हमें अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है? सच में आप चाहते हो कि अपनी झोपड़ी वाला घर को महल में बदलना है? सच में आप चाहते हो कि सर हम हमारी सपना को साकार करना है? सच में आप चाहते हो कि हमें भी कुछ इज्जत और सम्मान के साथ समाज में जीना है? तो अब तैयार हो जाओ, अपने पॉकेट से एक छोटा सा रकम ढील कर लो और इस छोटी सी रकम के बदौलत अपनी जिंदगी को तय कर लो सर, ऊंचाई पे उड़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो हम आपके लिए तमाम चीजें चला रहे हैं सर, हम आपके लिए पेड कोर्सेज चला रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले नोट्स वाले भी हम बातें करेंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना उसका हम नोट्स भी देते हैं, ठीक है सर। वो कहाँ नोट्स मिलता है सब कुछ की चर्चा करूंगा। देखो हम आपके लिए चला रहे हैं विजेता बैच। कहोगे सर विजेता बैच क्या है? तो ये विजेता बैच का मतलब है मिशन रैंक 1, ठीक है। ये विजेता बैच में आपको बीओडी प्लस लाइव बैच मिलता है डेली 1 बजे और 8 बजे, 1 बजे दोपहर और 8 बजे शाम या रात जो कहो, 2 टाइम हम इसमें लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लाइव प्लस बीओडी क्लास है। जिस दिन हम लाइव नहीं पढ़ाते हैं उस दिन आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, ठीक है, हाँ उसी विजेता बैच में। और आप इस क्लास को कभी भी क्यों नहीं ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो क्लासेस आपका है ना वो आपके एग्जाम तक ज्यों का त्यों पूरा का पूरा क्लास आपको उसी कोर्सेस में पढ़ा रहेगा, ठीक है। आप एक वीडियो को 1000 बार देखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सर सारा का सारा लेक्चर आपके एग्जाम तक उसी में पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये कोर्सेस का मतलब है आपका सिलेक्शन। इसमें हम आपको अरिहंत का बुक पूरा पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज 85 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। साथ ही हम आपको सर चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे, इसमें सब कुछ होगा। 30 प्लस मॉक टेस्ट होगा, आपको 1500 प्लस गेस्ट क्वेश्चन इसमें हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। और तमाम चीजें क्लास नोट्स भी आपको इसमें मिलता है। ये आपको मिलेगा कहां? तो ये आपको मिलेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप पे। तो अभी जाओ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो और कोर्स से जाकर क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, जिसका फी मात्र 399 रुपया सर। आप इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे सर कि हम खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, हम अपने भैया से कराएंगे, भाभी से कराएंगे, साली तो नहीं होगी, हम दूसरे से मींस पेमेंट करवाना चाहते हैं, तब हम कोर्स में कैसे ज्वाइन होंगे? तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और रजिस्टर कर लीजिए ऐप में, ठीक है। और आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 399 रुपया पेमेंट कर देना, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम। और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको वही 7295 वाला व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और मैसेज में आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप में जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाले थे वही वाला आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, बाकी सिलेक्शन कुछ 4 चंद लगाते रहना, ठीक है। अब एक बात और है सर, ठीक है, आपका 1 मिनट टाइम और लूंगा सर। हम आपके लिए चला रहे हैं सर एक व्हाट्सएप ग्रुप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या? तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपको पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे देखो सर हमने आपको दर्भ का हमने उसमें नोट्स दिया, अनुपात समानुपात का हमने नोट्स दिया, बहुत सारा हम लग रहा है 5-7 नोट्स हम उसमें दे चुके हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्लास आपको चल रहा है, अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो तो उसमें आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कहोगे सर कि ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करें? तो इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप का प्राइस मात्र 199 रुपया है सर। 299 को हटा दो, मात्र 199 रुपया है सर, ठीक है। इसमें आपको रिटेन नोट्स मिलेगा, हेड राइटिंग नोट्स मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ऑल चैप्टर का। जैसे देखो मेरे हाथ में है, आपको अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं ना वो वाला नोट्स देखो मेरे हाथ में, हमने देखो पूरा थ्योरी लिखा है, पूरा हमने थ्योरी लिखा है सर, देखो, ठीक है। फिर हमने आपको पूरा थ्योरी लिखा है, फिर हमने आपको देखो क्वेश्चन भी करवाया सर, ठीक है। फिर देखो हमने आपको क्वेश्चन करवाया है सर। तो ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगा सर, ठीक है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी सपना है सर, ठीक है। अब कहोगे सर कि अब इसमें क्या मिलेगा? साथ ही इसमें आपको मिलेगा 1500 गेस्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम टाइम के लिए आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा 1500 प्लस गेस्ट क्वेश्चन। तो इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना है।
और पेमेंट करके आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का पेड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में ज्वाइन कर दिया जाएगा, बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। साथ ही आप ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे पास स्टाफ एक है बेचारा, वो हमेशा परेशान रहता है। आपको जो काम है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका काम ओके हो जाएगा। अब कहोगे सर कि हम विजेता बैच और विजेता बैच और व्हाट्सएप ग्रुप हम दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे सर? तब आपका प्राइस उसका 399 और इसका 199 अगर ऐड करोगे ना मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 9 कितना 18, 9 18 कितना 19, और 3 1 कितना 4 1 5 यानी 598 रुपया लगेगा। लेकिन इसको हटा करके अगर दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहोगे तो 500 रुपया भेज दोगे तो दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाएगा, विजेता बैच भी और आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी। तो आपको 72 वाले नंबर पे पेमेंट करके जब इतना भेज दीजिएगा तो दोनों ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है, अलग है सर, ठीक है। क्योंकि देखो कहता है ना सर, क्वेश्चन क्या कहता है 1 नंबर। अच्छा एक बात और समझ लो कि ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन का जो मतलब पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे सर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है। आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च क्या करना, संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे ही इतना सर्च करोगे मेरा आईडी खुल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। साथ ही मेरे दोस्त मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, प्रचार करना तो बनता है ना रे, फॉलो में, वरना रात के सपने में आएंगे और सिस्टम खराब कर देंगे। संदीप-1842 इंस्टा आईडी, ठीक है। अब आना मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो सर मेरी बातों को समझना कि ये समतल दर्पण जो होता है ना सर, समतल दर्पण में पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, वो हमेशा काल्पनिक एवं सीधा बनता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक एवं कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है। अब एक बात और समझ लेना कि ये समतल दर्पण की फोकस, समतल दर्पण की फोकस जो होती है सर, समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, अनंत, ठीक है। तथा इसकी जो क्षमता होती है वो हमारा क्या होता है सर, शून्य होता है। हमने क्या बोला है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण की फोकस अनंत होता है तथा क्षमता क्या होता है, शून्य होता है। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। चलो, और वस्तु से बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ना तो वस्तु से बड़ा ना तो वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से क्या बनता है, तो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर, ठीक है। दो नंबर की तरफ आइएगा। 2 नंबर क्या कहता है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब आवर्धन सदैव एक होता है। कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन जो होता है वो सदैव एक होता है। देखो आवर्धन हमेशा एक तभी होगा, आवर्धन हमेशा एक तभी होगा जब वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार का, ठीक है। हमने क्या बोला है सर कि आवर्धन सदैव एक तभी होगा जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि वैसा दर्पण जिसमें किसी भी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता हो। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो किस दर्पण में बराबर होता है, तो समतल दर्पण में बराबर होता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब की आवर्धन सदैव एक होता है। कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो हमेशा जो है वो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, एक होता है, ठीक है।
आइएगा अब अगला समझिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखो एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि 72 के कोण पर 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। सवाल को हमको ऐसे पकड़ना है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन में हमें डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री पर झुका हुआ है, तो हमें दिया हुआ 72 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है सर, हमसे पूछा क्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या। आपको जस्ट हमने अभी पढ़ाया है कि जब भी आपसे पूछ दे प्रतिबिंबों की संख्या, हमने क्या बोला है, जब भी आपसे पूछ दे प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है 72। ठीक है, थीटा का मान 72 माइनस 1। अब इसको जरा काटना सर। अच्छा 72 से कितना बार में कटेगा सर, तो ये आपको 5 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको घटा देना, तो 5 माइनस 1 बोले तो कितना हो जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, कितना बार में कटेगा सर, तो ये आपको 5 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, हाँ अब आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइएगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा जरा। तो कहता है ना कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा हुआ है, हमने जस्ट बोला था कि अगर हम दर्पण की ओर भी वेग से जा रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में किस वेग से दिखाई देगा जी, तो 2v वेग। हमने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, अरे पढ़ाए थे ना, अभी जस्ट हम बताए थे आपको। नहीं याद रखोगे तो मामला बड़ी गड़बड़ होगा रे भाई। ठीक है, हमने क्या कहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, मतलब मनुष्य का जो गति है, अब मेरी बातों को समझना, मनुष्य का जो गति है वो कितना है, मनुष्य का गति कितना है सर, तो मनुष्य का गति आपको 3 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसका प्रतिबिंब जिस वेग से दूर भाग रहा है, तो अच्छा नया गति क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब की ओर गति क्या होगा, तो डायरेक्टली सोचो ना कि अगर मनुष्य 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से भाग रहा है तो उसका 2 गुने 3 कर देना, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका प्रतिबिंब की ओर। मतलब उस वस्तु का जो वो व्यक्ति जो है वो अपना प्रतिबिंब देख पाएगा आईना में किस वेग से, तो 2v वेग से देख पाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर। ठीक है, और नहीं कष्ट है तब वो बता देना, ऐसे तो हम कष्ट होने नहीं देंगे, ऐसा मैंने ठाना है खुद में। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी भी किसी भी टाइम जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है सर, तोड़ देना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, तो क्या होगा, अगर वो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है तो उसका दुगना कर देना, तो 3 का दुगना क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहां पे 3 ना होकर के 13 होता तो नया वाला क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाता। मतलब जितना गति से दौड़ेगा या जितना गति से दर्पण की ओर जाएगा उससे दुगना गति हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, देखो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर माना कि समतल दर्पण को एक कोण से घुमा दिया जाता है। हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि समतल दर्पण को एक कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाएगी कितना कोण से। याद करो उस वक्त को जब अभी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो याद रखोगे तो है ही नहीं। अब कहोगे मास्टर जी हमरा ना बुझैलो तोहर कॉन्सेप्ट बा, बुझे तो वैसा ही, जब तक याद ना रखबो तब तक बुझे तो ना बुझे तो। ठीक है,
हाँ, आओ मेरे साथ आइएगा सर। थोड़ा सा ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है सर। आज हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया गया है, मेरी बातों को समझिएगा कि समतल दर्पण को कितना डिग्री घुमाया है। तो समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया है, ठीक है। समतल दर्पण को कितना डिग्री घुमाया है? 10 डिग्री घुमाया है। तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगी? अगर समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगी? अगर समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमाया है तो परावर्तित किरण दुगुना से घूमेगी, यानी 10 दूनी कितना? 20 डिग्री से घूमेगी। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। कष्ट, तकलीफ है ना है तो बता देना। अगर यहां कहेगा कि यदि समतल दर्पण को 100 डिग्री से 110 डिग्री से घुमाया है तो परावर्तित किरण कितना से घूमेगी? तो 2 गुने 110 यानी 200 कितना? 20 डिग्री से घूमेगी। ऐसा मत सोचना कि मास्टर तोर पढ़ावल क्वेश्चन ना लड़ लो, कहा कि आप पढ़ाए थे 10 डिग्री और पूछ दिया 20 डिग्री। समझा? आओ ये देखो, तुम लोग को ये भी कहते हुए देरी नहीं लगेगा, मेरे को पता है ना। आओ अगला क्या कहता है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला कहता है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। मेरी बातों को समझिएगा। मनुष्य की जो लंबाई है, मनुष्य का जो लंबाई है ना वो कितना है? 1.4 मीटर है, ठीक है। मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी कितना? देखो सर कुछ नहीं, हमारा लंबाई मान लो है सर कि 6 फीट तो नहीं है भाई, 5.5 फीट तो है ही है। हम एकरा में शक ना है रे भाई, हम 5.5 है, 5.5 से थोड़ा सा कम है, हाँ लेकिन है 5.5, मानो 5.5 है। अब देखो सर, मान लो कि हम 6 फीट का हैं, मानने में क्या दिक्कत है? मान लो, अगर मान लो कि हम 6 फीट का हैं और हमें अपना शरीर, पूरे शरीर को देखना है दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई कितना लेना होगा? तो हम अपने लंबाई से आधा लंबाई का दर्पण लेंगे, आईना लेंगे, तब हमारा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। तभी तो कहोगे, तभी तो सुनोगे, तभी तो समझोगे सर। इसीलिए तो मैं हमेशा से कहता हूं ना सर कि जिंदगी एकदम एक अनमोल की तरह है सर। एकदम ऐसा जियो ना कि मिसाल बन जाए। समझा? देखो वो फोन आ गया, पैसे आया होगा, पक्का है कि पैसे भेजा होगा। आओ, हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नंबर पे भी पेमेंट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐप पे भी पेमेंट करिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐप में पेमेंट फंस जाता है, ठीक है। तो ऐप में पेमेंट फंसेगा तो मेरा रिस्क ही नहीं रहता है, नंबर पे कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रेयर केस में होता है। हाँ बोलिए। आप ऐप में भी कर सकते हैं और नंबर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ऐप में फंसेगा तो यहाँ पे कोई रिक्स ही नहीं लेगा, ठीक है। और नंबर पे कीजिएगा तो फिर कोर्स खुल जाएगा, फिर मेरा रिक्स ही रह जाता है, ठीक है। हाँ ऐसे रेयर केस में होता है, कभी कोई दिक्कत ना होगा। नहीं, ऐप में पेमेंट कीजिएगा तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं। ठीक, आइएगा सर। हमने क्या बोला? पेमेंट ही आ रहा होगा। अब देखिएगा हमने क्या कहा कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधा लंबाई होनी चाहिए। अगर तुम 6 फीट का हो और तुम्हें अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है दर्पण में, तो तुम अपने लंबाई से आधा लंबाई का दर्पण ले लेना, तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो सर, तो दर्पण की लंबाई कितना होनी चाहिए? तो मनुष्य की लंबाई से आधा, यानी 1.4 से क्या? आधा। तो 1.4 से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये 0 कितना 7 मीटर की लंबाई का क्या होना चाहिए? दर्पण होनी चाहिए। हाँ, अगर मान लो मेरा लंबाई है कितना? मान लो कि मेरा लंबाई है 6 फीट,
ठीक है, हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं सर, तो कितना फीट का लेना पड़ेगा दर्पण? तो दर्पण की जो होगी लंबाई, हेलो हाँ बोलिए, नमस्ते बोलिए, क्या बात है बोलिए। बैच उसका कल आएगा, ठीक है, उसका बैच कल आ रहा है पैरामेडिकल का। हाँ कल देख लीजिएगा, कल बात कर लीजिएगा, ठीक है, कल बात कीजिएगा कल। हाँ ये नंबर पे। अब आओ सर, हमने क्या कहा सर कि जब आप अच्छे बनोगे ना मेरे दोस्त, तो लोग आपको ढूंढ करके आपके पास आएंगे। सच्ची बताता हूं मेरे दोस्त, जाओ ना दूसरा जगह, दूसरा मास्टर का एक बार तुम ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो सच्चे बताता हूं, आप देखा ना 2 मिनट के अंदर में मेरे पास 2 कॉल आ गया। बस स्टाफ नहीं है बेचारा, वो चला गया अभी, मतलब जैसे शाम का टाइम होता है चला जाता है, तो फोन मेरे पास आ जाता है। तो इसलिए अच्छे बनो, अपने खुद पे मेहनत करो सर, लोगों को मतलब लोगों को पकड़ने से आके ठगने वाला मेहनत मत करो, ठीक है, अच्छे इंसान बनो, खुद के कंटेंट में मेहनत करो सर, लोग तुम्हें गूगल पे सर्च करके तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि जब आप किसी इंसान को अच्छे से चीजों को समझाओगे ना, तो वो इंसान आपको अच्छे से चाहेगा। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि एकदम अपने कंटेंट पे मेहनत करो, लोगों की बातों को मत सुनो, एकदम 2 से 3 साल एकदम अपने आप को भूल जाओ कि हम भी कोई इंसान थे, मत मानो कि हम इंसान है ये नहीं थे रे। क्योंकि जब तक तुम समाज में कुछ अच्छे नहीं बन करके जाओगे ना, तब तक ये समाज भी तुम्हें लतियाएगी, तब तक लतियाएगी जब तक तुम अच्छे नहीं बन जाओगे, समझ गया ना। और वो विद्या में ही उतनी ताकत है जो आपका तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदल देगा। तभी तो कहता ना मेरे दोस्त कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत। ये ऐसी चीज है सर, तो समझना पड़ेगा सर। हाँ हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है कि मनुष्य की लंबाई अगर 1.4 मीटर है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य की लंबाई से आधा होनी चाहिए, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। और ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्त, वो एकदम कंटाप वाला सवाल है, एकदम हैवी वाला सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में जितना बोल देंगे उतना क्या होगा, कम पड़ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, अब जरा समझिएगा मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, देखिएगा सर, हमने क्या कहा, कहता है क्या कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित होती है, आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? देखो सर मेरी बातों को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? हेलो हेलो, अरे बोलिए ना जी। देखो अब आपको समझना है क्या सर, हमें निकालना है बीच का कोण, ठीक है। हमने क्या कहा, कहता है क्या कि एक प्रकाश की किरण, कहता है एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती हुई आपतित होती है, तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, देखो देखो सर, जैसा ही आपको बोल देगा आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, हमने क्या कहा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, ठीक है। आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, बीच का कोण जैसा ही बोलेगा बीच का कोण, तो 180 डिग्री माइनस 2i कर देना। जहां पे आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण आपतित होती है, मतलब आपतित होती है मतलब आपतित कोण, ठीक है, आपतन कोण, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने कितना, 30 डिग्री, यानी कहने का सेंस है 180 डिग्री और माइनस में कितना, 60 डिग्री, यानी कहने का सेंस है 120 डिग्री।
अब आप पता है क्या कहोगे, हमने क्या कहा है सर, हमने कहा है क्या, सवाल को मेरे भाषा में फिर से अच्छा से समझना, ठीक है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, हम समझाना चाह रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती हुई आपतित होती है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाया, बनाती हुई आपतित होती है। आपतित होती है इसका मतलब आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण का जब पूछेगा ना तो 180 डिग्री माइनस में 2i कर देना। आई का मान है जो दिया हुआ है, 30 दूनी 60 यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना सर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रादीप्त वस्तुएं रखी है तो परावर्तन क्या होगा। प्रादीप्त वस्तुएं, प्रादीप्त मतलब जो अंधेरे में भी दिखाई देती है। तो हमने यही बोला है सर, हमें क्वेश्चन क्या बोले जरा गौर करना, क्योंकि देखो जब तक सवाल पे गौर नहीं करोगे तब तक मजे नहीं आएगा सर, ठीक है। देखो कहता है क्या कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रादीप्त वस्तुएं रखी है तो परावर्तन ऊपर वाले तल से होगा, गलत बात। केवल नीचे वाले तल से होगा, गलत बात। दोनों तलों के बीच कई बार होगा, हाँ दोनों तलों के बीच परावर्तन जो होगा वो कई बार होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है किसी वस्तु के प्रादीप्त होने का पता कैसे लगाया जाएगा। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु जो है वो हमारा क्या है, प्रादीप्त है। हम कैसे केयर करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वस्तु जो हमारा है वो क्या है, प्रादीप्त है। तो प्रादीप्त होने के लिए वस्तु को गर्म करके देखेंगे, गलत बात। वस्तु वो जो अंधेरे में भी दिखाई देगा उसे कहेंगे प्रादीप्त। वस्तु को पॉलिश करके देखेंगे, गलत बात। वस्तु को अंधेरा में रखकर देखेंगे, वो वस्तु जो अंधेरे में भी दिखाई देती है उसी को कहेंगे प्रादीप्त। अगर वो प्रादीप्त वस्तु रहेगी तो अंधेरे में दिखाई देगी, उसी को कहेंगे प्रादीप्त, ठीक है। यहां तक टेंशन खत्म। आते हैं सवाल नंबर कितना, 10 की तरफ। कहता है आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के पराकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला आइएगा, कहता है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए है, तो दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब देखेंगे। अच्छा देखो सर, हमें क्या बोला, प्रतिबिंबों की संख्या हमसे इसमें भी पूछा है। कहता है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए है, दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। देखो हमें क्या बोला है कि हमें बोला प्रतिबिंब कितने दिखेंगे, ये तो साफ पता चल गया कि हमसे पूछा है प्रतिबिंबों की संख्या। हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंबों की संख्या। जब हमसे पूछा प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होगा 360 डिग्री बट्टे में थीटा माइनस में 1। कहता है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। अब देखो सर कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री अब बट्टे में 60 डिग्री, ठीक है। अब माइनस में कितना 1, इसको काटेंगे 6 बार में, यानी 6 माइनस 1 बराबर कितना 5, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या। देखो सर ये वाला समांतर दर्पण और ये वाला समांतर, दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए, दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। दो दर्पण को समांतर रखा गया है तो उनसे एक दो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उनसे अनंत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया सर। तो थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। आज हम आपको एक चैप्टर को एंड कर दिए हैं, बट ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आज सच में एक क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर कर देना, अपने अपने भाइयों तक शेयर कर देना, अपने अपने व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह स्टोरी में लगा देना। बाकी सर हम तमाम क्लासेस वन शॉट लेंगे, जो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, तो जाकर के देख लेना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास अच्छा लगा तो जरूर प्यार दे देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, सेशन को लाइक कर देना, कमेंट्स करके भी बताना कि कैसा लगा क्लास। बाकी दिल से थैंक यू सबको, लव यू। मिलते हैं आप सबको अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।